वेलकम टू सेल्फ शिक्षा। शिक्षा को सरल, सटीक और मजेदार बनाने का सबसे सही ठिकाना। बिल्कुल। आज की इस खास गहन चर्चा में हम भारतीय संविधान की इन्हीं 12 अनुसूचियों, यानी जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं, उनको पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और अक्सर लोगों को लगता है कि ये विषय सिर्फ यूपीएससी या बीपीएससी जैसी जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, सिर्फ उनके लिए हैं। रटने वाली चीजें। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई इस देश का नागरिक है तो उसे पता होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब परीक्षा पास करना एक अलग बात है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होना वो दूसरी बात है। आपका राज्य कैसे बना, या आपकी भाषा को मान्यता कैसे मिली, या फिर आपके गांव की पंचायत के पास क्या ताकत है ना? एकदम सही। ये सब इन्हीं अनुसूचियों में तय होता है। और आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि हर एक अनुसूची के पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। तो इसके बाद जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये जटिल नियम एकदम उंगलियों पर याद हो जाएंगे। क्या बात है। तो चलिए इस ढांचे को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। अब हम स्लाइड 1 को समझते हैं। जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, ये बेसिकली एक संपूर्ण नोट्स की तरह काम करती हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तो क्या ये सच में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है? आम नागरिकों को क्यों जानना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये देश के सिस्टम को समझने की नींव है। अगर नींव ही नहीं पता होगी तो अधिकार कैसे जानेंगे? पॉइंट है। तो ये था स्लाइड 1 का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 2 को समझते हैं। इसमें बताया गया है कि अनुसूची आखिर होती क्या है। ये संविधान के अंत में दी गई कुछ अतिरिक्त जानकारी या सूचियां हैं। अच्छा। जो विषय अनुच्छेदों में यानी आर्टिकल्स में विस्तार से नहीं लिखे जा सके, उन्हें यहाँ एक जगह रखा गया है। और मूल संविधान में जो 1949 में बना था, उसमें 8 अनुसूचियां थीं। जो अब 12 हो गई हैं। हाँ, संशोधनों के जरिए इन्हें बढ़ाकर वर्तमान में 12 कर दिया गया है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। क्या हम इसे किसी किताब के अंत में दिए गए अपेंडिक्स की तरह समझ सकते हैं? अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल्पना कीजिए कि अगर संविधान के अनुच्छेद 1 में ही भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख दिए जाते। बाप रे, वो तो बहुत लंबा हो जाता। बिल्कुल, उनका क्षेत्रफल, उनकी सीमाएं सब वहीं लिख देते तो वो एक अनुच्छेद ही कई पन्नों का हो जाता। इससे जो मुख्य ढांचा है वो बहुत बोझिल या क्लटर्ड हो जाता। हाँ, पढ़ने वाले का तो दिमाग ही घूम जाता। सही कह रहे हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने चतुराई दिखाते हुए मुख्य अनुच्छेदों को साफ सुथरा रखा और इन सूचियों को अंत में डाल दिया। तो ये था स्लाइड 2 का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब ये मेन किताब का ही एक एक्सटेंशन है। अब हम स्लाइड 3 को समझते हैं। ये पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल के बारे में है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जो यूटीज हैं, उनके नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार और सीमाएं शामिल हैं। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है। एक मिनट। अगर कल को संसद कोई नया राज्य बनाने का फैसला करती है, मान लीजिए कोई सीमा बदल जाती है, तो क्या इसी अनुसूची में बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल। जब भी नया राज्य बनेगा, अनुच्छेद 1 से 4 के संदर्भ में संसद कानून पास करेगी और उसका सीधा असर इस पहली अनुसूची पर पड़ेगा। इसे तुरंत अपडेट किया जाएगा। मतलब ये एक तरह का बदलता हुआ नक्शा है? सही कहा। तो ये था स्लाइड 3 का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ गया। अब उस सवाल पर आते हैं जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। अब हम स्लाइड 4 को समझते हैं। ये दूसरी अनुसूची है जो वेतन और भत्तों के बारे में है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी का विवरण है। इनकी पेंशन और वेतन इसमें लिखे हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन। हाँ, यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के वेतन का जिक्र इसमें क्यों नहीं है? इसके पीछे एक तकनीकी कारण है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का वेतन उन्हें उनके उस पद के लिए नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर किसके लिए मिलता है? वे मुख्य रूप से संसद या विधानमंडल के सदस्य होते हैं, यानी सांसद या विधायक। तो उन्हें जो वेतन मिलता है वो एक सदस्य के रूप में मिलता है।
न कि किसी अलग संवैधानिक पद के रूप में। ओहो, मतलब वो एमपी और एमएलए वाली सैलरी उठाते हैं। बिल्कुल। दूसरी अनुसूची सिर्फ उन पदों के लिए है जिनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये था स्लाइड 4 का पूरा कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट था। पद और पैसे की बात हो गई, अब शपथ की बात करते हैं। अब हम स्लाइड 5 को समझते हैं। ये तीसरी अनुसूची है जो ओथ्स यानी शपथ के बारे में है। जब कोई पद ग्रहण करता है तो उसके शपथ का प्रारूप इसमें होता है। जैसे मंत्रियों की शपथ। हाँ, केंद्रीय और राज्य मंत्री, चुनाव के उम्मीदवार, सांसद, विधायक, जजेस और कैग। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है कि देश के जो सबसे बड़े पद हैं वो इस सूची से बाहर रखे गए हैं। मतलब ऐसा क्यों? बिल्कुल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ यहाँ नहीं है। अगर आप बिगर पिक्चर या बड़े परिदृश्य को देखें तो ये जो 3 पद हैं ये सीधे तौर पर संविधान के रक्षक हैं। अच्छा, मतलब इनका रोल अलग है। हाँ, इनकी शपथ का महत्व इतना अधिक है कि उसे सीधे मुख्य अनुच्छेदों में ही रखा गया है, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति 69 में और राज्यपाल अनुच्छेद 159 में। मतलब जो संविधान को बचाने वाले हैं उनकी जगह सीधे मेन किताब में है। एकदम सही। तो ये था स्लाइड 5 का पूरा कॉन्सेप्ट। क्या बात है। अब संसद के अंदर चलते हैं। अब हम स्लाइड 6 को समझते हैं। ये चौथी अनुसूची है। इसमें उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों और यूटीज के लिए सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो ये बंटवारा किस आधार पर होता है? ये पूरी तरह से राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिए यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वहाँ 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 19 हैं और बिहार की 16 हैं। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? क्या ज्यादा जनसंख्या का मतलब है संसद में ज्यादा पावर? देखिए, इसे सरल हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि जिस राज्य में ज्यादा लोग रहते हैं उनकी आवाज उसी अनुपात में संसद में गूंजनी चाहिए। अच्छा, मतलब अमेरिका की तरह नहीं जहां हर राज्य को बराबर 2 सीटें मिलती हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से बैलेंस किया गया है। तो ये था स्लाइड 6 का पूरा कॉन्सेप्ट। ये तो एक बहुत ही बारीक संतुलन है। अब थोड़े संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। अब हम स्लाइड 7 को समझते हैं। ये 5वीं अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज और अनुसूचित जनजातियों एसटी के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी है। इसमें राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और जो राज्यपाल होते हैं वो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं। मतलब बीच में कोई और नहीं? और यहाँ एक जनजातीय सलाहकार परिषद भी होती है जिसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं जिनमें से 3/4 एसटी विधानसभा सदस्य होने चाहिए। मैं सोच रहा था कि प्रशासन के इस पूरे मॉडल में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका इतनी अहम क्यों है? मुख्यमंत्री के पास पावर क्यों नहीं है? इसका बहुत सीधा सा कारण है, इन संवेदनशील क्षेत्रों की अपनी एक अलग संस्कृति और जीवन शैली होती है। इन्हें स्थानीय राजनीति के दबाव से बचाने के लिए सीधे केंद्र यानी राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि राज्यपाल की निगरानी में रखा गया है। अच्छा, ताकि कोई लोकल पॉलिटिक्स इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो ये था स्लाइड 7 का पूरा कॉन्सेप्ट। बहुत जरूरी सुरक्षा है ये। लेकिन अगर ये पूरे देश के लिए है तो छठी अनुसूची क्या है? अब हम स्लाइड 8 को समझते हैं। ये छठी अनुसूची केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। सिर्फ 4 राज्यों? हाँ, और इसे याद रखने की एक बहुत फेमस ट्रिक है AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का निर्माण किया जाता है। याद रखने के लिए ये AMTM वाली ट्रिक तो कमाल है। लेकिन एक बात खटक रही है, पूर्वोत्तर का इतना अहम राज्य मणिपुर इसमें शामिल क्यों नहीं है? हाँ, ये डाउट बहुत लोगों को होता है। 5वीं और छठी अनुसूची में बुनियादी अंतर यही है कि छठी अनुसूची वाले इन 4 राज्यों में जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। और मणिपुर का क्या सीन है? मणिपुर की प्रशासनिक संरचना अलग है। वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से हिल काउंसिल्स बनाए गए हैं जो एक अलग कानून के तहत आते हैं, इसलिए वो छठी अनुसूची में नहीं है। तो ये था स्लाइड 8 का पूरा कॉन्सेप्ट। ये अंतर तो सच में बहुत दिलचस्प है। अब उस अनुसूची पर आते हैं जहां हमेशा केंद्र और राज्य आपस में भिड़ते रहते हैं। अब हम स्लाइड 9 को समझते हैं।
ये 7वीं अनुसूची है, शक्तियों का विभाजन। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। वो 3 लिस्ट कौन सी हैं? पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इस पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, जैसे रक्षा या रेलवे। हाँ, विदेशी मामले, बैंकिंग। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे जो अब 100 हो गए हैं। दूसरी है राज्य सूची। इस पर केवल राज्य कानून बनाएगा, इसमें क्या क्या आता है? जैसे पुलिस, कृषि, पंचायती राज, स्वास्थ्य। ये 66 से घटकर अब 61 विषय रह गए हैं। और तीसरी लिस्ट? तीसरी है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह या मजदूर संघ। ये 47 से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। लेकिन एक डाउट है मेरा, समवर्ती सूची में अगर दोनों कानून बना सकते हैं और विवाद हो जाए, मान लीजिए शिक्षा पर केंद्र और राज्य लड़ पड़े, तो ऐसे में केंद्र को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर राज्यों को प्राथमिकता दी जाती तो पूरे देश में एक भारी कानूनी अराजकता फैल जाती। मतलब हर राज्य का अपना अलग नियम? बिल्कुल। देश की एकता और एक रूपता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक राष्ट्रीय मानक हो, इसलिए विवाद पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो ये था स्लाइड 9 का पूरा कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब भाषाओं की बात कर लेते हैं। अब हम स्लाइड 10 को समझते हैं। ये 8वीं अनुसूची है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं के बारे में है। इसमें कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में सिर्फ 14 थीं, अब 22 हो गई हैं। अच्छा, ये 8 नई कैसे जुड़ी? 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी, फिर 1992 में 3 और जुड़ी। इसकी ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक, हाँ, ये तो याद रहेगा। और बाकी 4? 2003 में जुड़ी, जिसकी ट्रिक है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक बात बताइए, हमारे सुप्रीम कोर्ट का सारा काम, संसद के ड्राफ्ट सब इंग्लिश में होते हैं, तो क्या ये अंग्रेजी भी इन 22 भाषाओं की सूची में शामिल है? नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अंग्रेजी हमारे आधिकारिक कामकाज की भाषा जरूर है, लेकिन वो इन 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है। अरे, ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, क्योंकि इसका मकसद भारतीय भाषाओं का विकास करना था। तो ये था स्लाइड 10 का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, अब उस अनुसूची पर आते हैं जिसका इतिहास सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी वाला रहा है। अब हम स्लाइड 11 को समझते हैं। ये 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार से जुड़ी है। ये कब जोड़ी गई? इसे एकदम पहले संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायालय में चुनौती से यानी जुडिशियल रिव्यू से बचाना था। मतलब इस अनुसूची में जो डाल दिया, उस पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? शुरुआत में ऐसा ही था। ये एक सुरक्षा कवच था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2007 का एक बड़ा फैसला है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून इसमें डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 24 अप्रैल 1973, इस तारीख का क्या महत्व है? ये ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के फैसले का दिन है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। अच्छा, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, इसका मतलब है कि संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, और न्यायिक समीक्षा उसी ढांचे का हिस्सा है। तो ये था स्लाइड 11 का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुम हमसे ऊपर नहीं हो। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 12 को समझते हैं। ये 10वीं अनुसूची है, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? हाँ, 52वां संशोधन 1985 राजीव गांधी सरकार के समय। नियम बहुत सीधा है। चुनाव जीतने के बाद अगर आप अपनी राजनीतिक पार्टी बदलते हैं तो आपको अयोग्य या डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, वो जो आया राम गया राम वाली राजनीति थी, उसको रोकने के लिए। सही कहा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। वही तो मुझे पूछना था, ये अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में विलय करते हैं यानी मर्ज करते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये तो मुझे सीधा सीधा एक लूप होल लगता है। मतलब एक विधायक पार्टी बदले तो वो अयोग्य, लेकिन अगर 2/3 लोग एक साथ बदलने तो वो विलय। ऐसा क्यों रखा गया है? देखिए, ये बहस हमेशा से रही है। कानून बनाने वालों ने ये सोचा था कि वैचारिक मतभेद के कारण जो सामूहिक रूप से अलग होना है
यानी जो मर्जर है, और जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल बदलना है, उन दोनों में अंतर किया जा सके। अच्छा, मतलब आइडियोलॉजी के नाम पर एक छूट दे दी गई। हाँ, लोकतंत्र में असहमति की जगह होनी चाहिए, यही सोच थी। तो ये था स्लाइड 12 का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ गया। अब आखिर में वो दो अनुसूचियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ी हैं। अब हम स्लाइड 13 को समझते हैं। ये 11वीं अनुसूची है जो पंचायतों के बारे में है। ये कब आई? इसे 73वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसका मकसद ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करना था। तो इसमें पंचायतों को क्या-क्या शक्तियां मिली? इसमें कुल 29 कार्यक्षेत्र या विषय हैं। उदाहरण के लिए कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़कें, पशुपालन आदि। 29 विषय। तो क्या गांव के विकास का पूरा कंट्रोल सच में पंचायतों के पास आ गया? देखिए, विषय तो दे दिए गए हैं, लेकिन असल में पंचायतों को कितनी पावर और कितना फंड देना है, ये अभी भी राज्य सरकार पर निर्भर करता है। मतलब लिस्ट में नाम है लेकिन पावर राज्य के हाथ में है। बिल्कुल। तो ये था स्लाइड 13 का पूरा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद शहरों के लिए भी कुछ आया था ना? हाँ, अब हम स्लाइड 14 को समझते हैं। ये 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिकाओं के लिए है। ये भी उसी साल आई थी क्या? हाँ, ये 74वें संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ी गई। ये शहरों में स्थानीय स्वशासन के लिए है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें कुल 18 कार्यक्षेत्र हैं, जैसे शहरी योजना, अग्निशमन सेवाएं, जन स्वास्थ्य, कूड़ा प्रबंधन वगैरह। मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियां एक ही साल 1992 में आई। इसका कोई खास कारण? ये साल भारत के इतिहास में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है। उस समय यह महसूस किया गया कि दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठकर जमीनी स्तर का विकास नहीं हो सकता। हाँ, पावर को नीचे तक पहुंचाना जरूरी था। बिल्कुल। इसीलिए गांव और शहर दोनों के लिए एक साथ ये संवैधानिक बदलाव किए गए। तो ये था स्लाइड 14 का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह हमने 1 से लेकर 12 तक का पूरा सफर तय कर लिया। लेकिन यार, इतने सारे फैक्ट्स को याद कैसे रखा जाए? चलिए, आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देते हैं। अब हम स्लाइड 15 को समझते हैं, जो कि याद रखने की मास्टर ट्रिक है। अरे वाह, बताइए बताइए। ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अच्छा, ऐसे डिकोड कैसे करेंगे? देखिए, टी से टेरिटरीज पहली अनुसूची, ई से एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन दूसरी, ए से अफर्मेशंस यानी शपथ तीसरी, आर से राज्यसभा चौथी, DEAR हो गया। अब एस से शेड्यूल्ड एरियाज पांचवी, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज छठी, एफ से फेडरल प्रोविजंस यानी सातवीं की 3 सूचियां। तो ये टीयर्स ऑफ हो गया। हाँ, फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8वीं, एल से लैंड रिफॉर्म्स 9वीं, डी से डिफेक्शन यानी दल बदल 10वीं, पी से पंचायत 11वीं और एम से म्यूनिसिपैलिटीज यानी 12वीं। क्या बात है, ये तो सच में लाइफ सेवर है। मतलब परीक्षा हो या जनरल नॉलेज, बस एक लाइन याद की और पूरा सिस्टम दिमाग में छप गया। बिल्कुल। तो ये था स्लाइड 15 का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि ये जो अनुसूचियां हैं, ये सिर्फ बोरिंग सूचियां नहीं है, बल्कि ये देश का असली ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, एकदम सही बात है। और चर्चा को खत्म करने से पहले जो स्रोत सामग्री है उससे थोड़ा हटकर एक विचार उन सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी जो हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल, बताइए। देखिए, हमारा संविधान 8 अनुसूचियों से शुरू हुआ था और समय की जरूरत के हिसाब से 12 तक पहुंच गया। तो जरा सोचिए, अगर आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में हमें एक 13वीं अनुसूची बनानी पड़े, शायद डेटा प्राइवेसी के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए, तो वो कैसी होगी? उसमें केंद्र और राज्यों की क्या भूमिका होगी? 13वीं अनुसूची और AI गवर्नेंस, ये तो सच में दिमाग के तार झंझना देने वाला विचार है ना? सीखते रहिए और सिस्टम को डिकोड करते रहिए।